बीती रात ईरान ने इसराइल के ऊपर बड़े हमले किए। वहाँ के स्थानीय वक्त के मुताबिक 7:45 के करीब ईरान के मिसाइल इसराइल के आसमान पर उड़ते हुए नजर आए। यह वक्त भारत में 10:45 रात का होता है। इस वक्त हमले किए गए। ईरान के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था और उसकी एक तरह से मजबूरी हो गया था कि वो इसराइल को अटैक करे। 14 अप्रैल के बाद ये सेकंड टाइम है जब ईरान ने सीधे इसराइल को निशाने पर लिया। एक के बाद एक टारगेट किलिंग हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स की जा रही थी इसराइल और अमेरिका की एजेंसियों के जरिए। अमेरिका पूरे गेम में शामिल है। कल जो ईरान ने स्ट्राइक की उसमें भी इसराइल की मदद करने में अमेरिका शामिल रहा। यह एक जवाबी कार्रवाई थी, सिंबॉलिक कार्रवाई थी, लेकिन बड़ी कार्रवाई थी। 14 अप्रैल से बड़ी कार्रवाई थी। जंग के मौके पर जो कार्रवाई होती है वो पूरी इंटेंसिटी के साथ की जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का रहती है। इस हमले के जरिए ईरान ने ये दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट को, अमेरिका को, यूरोप के मुल्कों को कि वो और खामोश नहीं रहेगा। ऑफिशियली 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। सीज फायर अमेरिका और बाकी मुल्क मिलकर के भी नहीं करवा पा रहे हैं। इसराइल सीज फायर के लिए अपना मसौदा पेश करता है। जब मुकम्मल हो जाता है, सारी शर्तें तय हो जाती हैं, उसके बाद वो निकल जाता है समझौते से। बाइडेन अपना मसौदा पेश करते हैं। बाइडेन्स डॉक्ट्रिन फ्रांस के अंदर माना जाता है कि अब सीज फायर हो जाएगा, तो इसराइल उससे भी निकल जाता है। वो टाइम गेन कर रहे थे मिल कर के। इसराइल को वक्त चाहिए था। इसराइल की कोशिश रही कि जंग पूरे खत्ते में, मिडिल ईस्ट में फैले। ईरान ने बहुत बचाव किया, अपना जंग को फैलने से रोका, लेकिन हसन नसरुल्लाह की शहादत वो ईरान के लिए एक चैलेंज। अब ईरान ने जो स्ट्राइक की है वो पिछली बार से, जैसा हमने बताया, 14 अप्रैल को जो स्ट्राइक किए थे उससे बड़ी स्ट्राइक है ये। लेकिन अमूमन जंगों में जिस तरह की जाती है ये वो नहीं थी। अमेरिका को पहले से बता दिया गया था ईरान की तरफ से कि हम हमला करने जा रहे हैं। अमेरिका ने ये जानकारी इसराइल को दे दी होगी, जाहिर सी बात है। माना यह भी जा रहा है कि इसराइल को जब ये जानकारी दी गई तो उसके बाद नेतन्याहू को वहाँ से निकाल लिया गया, इसराइल से निकाल लिया गया और उसको पोलैंड या साइप्रस में ले जा करके छिपा के रखा गया। अभी कंफर्म ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें नेतन्याहू को भागते हुए दिखाया जा रहा है। वो हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल जैसा, और एक शख्स और है उसके पीछे, और दोनों भाग रहे हैं जैसे जान बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन ये खबर है कि नेतन्याहू को और इसराइल के कुछ और लीडर्स को एवैक्यूएट किया गया था, उनको साइप्रस या पोलैंड ले आकर के सुरक्षित रखा गया था। और जो वीडियो नेतन्याहू के जारी की गई बाद में, जिसमें वो हाथ में पेपर लेकर के पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये पहले से रिकॉर्ड करके रख लिया गया था मीडिया को जारी करने के लिए। गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल के, उनकी कई घंटों तक कोई जानकारी नहीं थी। उनकी तरफ से बयान जारी हो रहे हैं, लेकिन वो अभी तक अपीयर नहीं हुआ मीडिया के सामने। IRGC के
तरफ से बयान जारी किया गया, वो सुनवाते हैं हम आपको। I hereby declare that the Islamic Revolution Guard Corps and the armed forces of the Islamic Republic of Iran are fully prepared, both defensively and offensively, to respond with much greater intensity to any repeated aggression. If the Zionist regime, which has gone mad, is not restrained by the US and Europe and continues its crimes or acts against our sovereignty and territorial integrity, an operation many times larger than tonight's will be carried out, and all their infrastructure will be struck. We hope that the US will abandon its past approach and stop this criminal regime so that peace can be restored in the region. ये ईरान के जो सेना है उनके मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, उनका बयान है। उन्होंने इसराइल और उसके सहयोगियों को, समर्थकों को चेतावनी दी है कि अगर वे अपने आपराधिक कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं इसराइल, तो ईरान की तरफ से अगली जो प्रतिक्रिया है, अगला जो जवाब होगा वो ज़्यादा विनाशकारी होगा। ईरान का हमला बड़ा था, बहुत डैमेज हुआ है इसराइल के अंदर। नुकसान की कोई जानकारियां बाहर आएंगी नहीं, क्योंकि इसराइल ऐसे मौके पर मीडिया को पूरी तरह से पाबंद कर देता है और वहां से कोई भी सूचना बाहर को लीक नहीं होने दी जाती है। 3 एयरबेस तबाह हुए हैं, इसकी जानकारी खुद ईरान ने दी है। मोसाद के हेडक्वार्टर को बहुत नुकसान पहुंचा है। टेल अवीव और दूसरे शहरों में जाकर के डायरेक्ट जो हिट हुए हैं मिसाइल्स, उनसे जो नुकसान हुए हैं उनकी कोई जानकारी नहीं है। जिस वक्त ईरान की मिसाइल्स टेल अवीव पर आकर के गिर रही थी, उसी वक्त एक घटना और हुई टेल अवीव के अंदर कि वहाँ बंदूकधारियों ने, फ़लस्तीनी बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई, अटैक किया, जिसमें 27 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इसराइली मारे गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में इसराइली ज़ख्मी हुए। मुकम्मल जानकारी उसकी भी बाहर नहीं आई अभी तक। 27 की कंफर्म पुष्टि है जो हम बता रहे हैं आपको। ये बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ हमला हुआ था। जिस वक्त ईरान ने हमला किया, उसी वक्त हमास की तरफ से गाज़ा के साइड से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए, रॉकेट्स फायर किए गए। हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल फायर किए गए। पूरे कोऑर्डिनेशन से था, जैसा हम बता रहे हैं। क्योंकि अमेरिका को जानकारी थी, तो अमेरिका ने अपनी तरफ से जो अपने सहयोगी हैं उनको अलर्ट कर रखा था, यूके, जर्मनी, फ्रांस वगैरह। लेकिन अमेरिका कोई मिसाइल को हिट नहीं कर सका। इसराइल का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तबाह हुआ है। उनका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम हुआ। ईरान के जो क्रूज मिसाइल्स थे, सुपरसोनिक मिसाइल्स थे, उनका एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छा रहा है। जानकार बता रहे हैं 90% से ऊपर, कुछ लोगों का कहना 99%। 1-2 प्रोजेक्टाइल को इसराइल का डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर सका, बाकी सब अपने अपने टारगेट्स पर जा कर के हिट हुए हैं। तबाही बहुत हुई है। इम्पैक्ट ज़ोरदार रहा। नुकसानात की जानकारियां फ़िलहाल तो नहीं है। 400 से ज़्यादा मिसाइल्स फायर किए गए थे। अब ईरान ने जो कार्रवाई की है उस पर इसराइल की तरफ से तो ये कहा जाएगा हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार गिराए। हो सकता है सभी कहते हैं कि हमने सभी को मार गिरा दिया। यह कार्रवाई ईरान ने
इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बदले में किए। हसन नसरुल्लाह पर हमने कई वीडियो किए, वो इतनी आसानी के साथ मार दिए जाएंगे इसका कोई सोच भी नहीं सकता था। दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड शख्स, जिसको तलाशने के लिए अमेरिका से लेकर के, यूरोप से लेकर के, इसराइल से लेकर के और तमाम मुल्कों की एजेंसियां 30-32 साल से पीछा कर रही थी, उनको ये जानकारी कभी नहीं मिल पाती थी हसन नसरुल्लाह कहाँ पर है। लेकिन हसन नसरुल्लाह का जो असैसिनेशन हुआ उसने बड़े सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल अभी बने रहेंगे। इसका जवाब भी ईरान को देना पड़ेगा कि इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के साथ आखिर क्या हुआ था, इब्राहिम रईसी के साथ क्या हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ और उसकी ब्लैक बॉक्स में क्या हासिल हुआ था, ये बताना चाहिए। वैसे पब्लिक में नहीं बताते हैं तो थोड़ा सा सब समझते बात है। ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह उज़्मा अली ख़मेनी को किल करने की पूरी तैयारी CIA और मोसाद की है। वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, ईरान के अंदर पूरा तख्ता पलट चाहते हैं। शाह पहलवी के बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। शाह पहलवी का बेटा पिछले साल इसराइल जाकर के नेतन्याहू से मिला भी था, बड़ी तारीफ की थी उसने। रज़ा पहलवी नाम है उसका। रज़ा पहलवी को डीप स्टेट, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, इसराइल, ईरान में एस्टेब्लिश करना चाहता है, पूरा रिजिम चेंज करना चाहता है वो। ये तमाम चीज़ें देख करके ईरान ने यह कार्रवाई की है। बहुत बार चीज़ें जब सर से ऊपर जाती हैं तो मजबूरी हो जाती है, ऐसे ईरान की मजबूरी हो रही थी कार्रवाई करना। अब भी ईरान को हर वक्त अलर्ट रहना होगा। इसराइल की तरफ से कार्रवाई होगी, अमेरिका और ये सब उसमें साथ होंगे। ईरान को अपना डिफेंस सिस्टम वगैरह हाई अलर्ट रखना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने जो कार्रवाई की है, हमने कल ही बताया था, वो रूस और चीन से इशारा मिलने के बाद रूस के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ईरान गए थे। ईरान के तमाम बड़े लीडर से उन्होंने मुलाकात की थी, IRGC के टॉप कमांडर से मुलाकात की थी और वो ख़ास संदेश लेकर के पहुँचे होंगे, ऐसा हमारा मानना है, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी का। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है चाइना का ईरान के अंदर। मिडिल ईस्ट में बहुत पैसा लगाया हुआ है चाइना ने। फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग चल रही है वो चीन और रूस की जंग है वहाँ। तो साथ खड़े रहना और हेल्प करना रूस और चीन की भी के लिए भी ज़रूरी है। अब अगर इसराइल कोई हैवी मैसिव अटैक करता है, ईरान के तंसीबात को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अगर वो टारगेट करता है, तब ईरान की तरफ से कार्रवाई होगी बड़ी। अभी भी जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी नहीं है, हाँ संतुलित है, एक बैलेंस करने के लिए है, लेकिन बड़ी कार्रवाई उस वक्त होगी जब शाही ड्रोन और फतेह अपनी पूरी रफ्तार के साथ चकमा देते हुए इसराइल में जाकर के गिरेंगे।
चाइना ने अपने कई सारे नेवल शिप डिप्लॉय कर दिए हैं अरबियन गल्फ में, पर्शियन गल्फ में। रूस ने भी पोजीशन संभाली हुई है ब्लैक सी की तरफ से, मेडिटेरियन सी की तरफ से। अच्छा रोल रहा है इस वक्त सऊदी अरब और जो अरब की दूसरी रियासतें हैं, दूसरे मुल्क हैं, कि उन्होंने लेबनान को, फ़लस्तीन को भारी एड दिए, मदद की है उनकी, और साथ ही ईरान के साथ खड़े रहने का वादा किया है। इस जंग में वो किसी तरह से शामिल नहीं होगा, लेकिन मोरली ईरान के साथ हैं। कतार, ओमान, बहरीन, यूएई के सारे रियासतें, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बहुत साफ बयान कल ही जारी हुआ था। उन्होंने कहा जब तक इसराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मान लेता है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई व्यवहारिक कोई संबंध कायम नहीं हो सकते, और नेतन्याहू को उसके क्रिमिनल एक्ट के लिए सज़ा मिलना चाहिए। सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से ये बहुत एक बड़ा बयान, तगड़ा बयान कह सकते हैं। अब क्या होगा इसमें वो देखना होगा 2-3 दिन, क्योंकि स्ट्राइक होने के बाद ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स हुए हैं, इसराइल ने बैरूत पर भारी बमबारी की लेबनान के अंदर, क्योंकि लेबनान के पास कोई बहुत बड़ी अपना डिफेंस का सिस्टम नहीं है। तो वहाँ इनके अपने मिसाइल्स वगैरह जाकर के गिर जाते हैं। जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं उस वक्त इसराइल, ईरान, जॉर्डन, लेबनान सब ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी है। दिन के तकरीबन 2:45 बज रहे हैं भारतीय वक्त के मुताबिक। हो सकता है कोई हलचल हो रही हो। जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके सामने लेके हाजिर होंगे। शुक्रिया आप सभी का।